सलाम मस्तून आदाब। मिशन यूजीसी नेट 2023 में आप तमाम ही उम्मीदवारों का खैर मकदम किया जाता है। इस वक्त चैट सेक्शन में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम सलाम। जी हाँ, आवाज़ इधर सिस्टम से ऑफ थी, इस वजह से शायद आपको सुनाई नहीं दे रही थी। आइए बाज़ाब्ता तौर पर क्लास का आगाज़ करते हैं। आपके मैसेजेस का जवाब हम लास्ट में देखने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 9 उर्दू के अदबी दबिस्तान इदारे और तहरीकात व रुझानात, इसका मुताला हम और आप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। इस यूनिट में अब तक काफ़ी कुछ हम देख चुके हैं, जैसे दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुत तर्जुमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाह ज़ुबान की रिवायत, उर्दू में इहाम गोई, उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक और तरक्की पसंद अदबी तहरीक। यहाँ तक हम लाइव सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, इन तमाम टॉपिक पर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हमारे एप्लीकेशन में मैसर आ जाएंगी, आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हल्क़े अरबाब ज़ौक़, और कल अगर वक्त मिला तो इंशाअल्लाह ताला जदीदियत और माबाद जदीदियत, इन दोनों अनावीन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए आज की क्लास का आगाज़ किया जाता है। आज हमने पढ़ना है हल्क़े अरबाब ज़ौक़। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ क्या है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का वजूद कैसे अमल में आया, और इस हल्के से वाबस्ता उदबा, शुरा और नाक़िदीन ने कौन कौन सी खिदमात अंजाम दी है, उसको हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इससे कब्ल हमने मुताला किया है तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से। तरक्की पसंद तहरीक का जो पस मंज़र हमने देखा है काफ़ी तफसील के साथ में, कि किस तरीके से किस सिनेरियो में वो तहरीक रूबा अमल हुई थी। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल भी किया था कि आप ये जो गहराई के साथ तारीख़ बता रहे हो, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है। मैंने उस वक्त मिसाल पेश की थी कि कोई भी पौधा किसी भी मौसम में उग नहीं जाता, या किसी भी सरज़मीन पर किसी भी मिट्टी में कोई भी फूल जलवागर नहीं होता। एक पौधे की अफजाइश के लिए सही मौसम का होना, सही मिट्टी का होना, सही नमी का होना ज़रूरी हो जाता है। तहरीक बहुत सारी थी, लेकिन जो तहरीक आपके निसाब में शामिल है, उनको इस कदर फ़रोग हासिल हुआ कि आज वो निसाब का हिस्सा है। वो तहरीक आई, ख़त्म हो गई, लेकिन उन तहरीकों के हवाले से आज भी आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। वो इनकलाब ज़माना की नज़र नहीं हुई। वजह साफ़ है, उन तहरीकों को फूल की तरह, बीज की तरह सही मौसम और ज़रखेज़ मट्टी मैसर आई। आप उसे ज़मान व मका से ताबीर कर सकते हैं। वरना आज की तारीख में 2023 में अगर सज्जाद ज़हीर किसी चीनी रेस्टोरेंट में लंदन के बैठकर इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो वक़ार, जो जज्बा, जो रुझान, जो ख़याल, जो फ़िक्र, जो उड़ान 1935 में उन्हें हासिल हुई है, वो 2023 में हासिल नहीं हो सकती। एक वलवला अंगेज़ तहरीक थी तरक्की पसंद तहरीक। जब तराबलस हमारे हाथ से जा चुका था, सिसली का सुहाग उजड़ चुका था, तुर्की सकरात की सांसें ले रहा था, खिलाफत के जो मामलात आप बेहतर तरीके से जानते हैं, जलियान वाले बाग का हादसा रूनुमा हो चुका था, हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए दो ग्रुप वजूद में आ चुके थे। एक का ख्याल ये था कि हमें अहिंसा के ज़रिए से हासिल करना चाहिए, दूसरे का ख्याल ये था कि हमें हिंसा के ज़रिए से हासिल करना चाहिए। आज़ादी बहरहाल दोनों का मुश्तरका ख्वाब था।
दोनों हासिल करना चाहते थे। ऐसे पैराए में जब तरक्की पसंद तहरीक उठी और मकसदियत पर बात करती है, मजलूमों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करती है, मजबूरों के हक में सदाए एहतजाज बुलंद करती है, तो हर कसो नाकस, हर अदीब, हर शायर उसका साथ देने के लिए कमर बस्ता हो जाता है। लेकिन हर बुराई के साथ अच्छाई आती है और हर अच्छाई के साथ कुछ बुराई आती है। फोर्ट विलियम कॉलेज देखा आपने, मकसद हिंदुस्तानियों को तालीम से आरास्ता करना नहीं था, मकसद ये था कि जो भी यूरोप से अफसर यहाँ पर आने वाला है उसकी तरबियत की जा सके, उसे हिंदुस्तानी ज़ुबान से आरास्ता किया जा सके ताकि वो हिंदुस्तानियों पर सही तरीके से हुक्मरानी कर सके। लेकिन उसी के साथ साथ उर्दू को फ़रोग हासिल हुआ। बहुत सारी ज़ुबानें, बहुत सारी किताबें तर्जमे के ज़रिए से फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए से मारिज़ वजूद में आई। सबसे अहम बात, वो मुसज्जा और मुकफ़ा इबारतों के जकड़ बंदियों से निकलकर उर्दू ज़ुबान सादा, सलीस, शगुफ्ता, शाइस्ता, लबो लहजे की तरफ आमादा हो गई। ये सबसे बड़ा इनकलाब था। मकसद कुछ भी हो, लेकिन फ़रोग उर्दू को हासिल हुआ। तरक्की पसंद तहरीक को देख लीजिए, एक इनकलाबी तहरीक थी, लेकिन उस इनकलाबी तहरीक के ज़रिए से अदब को नुकसान पहुंच रहा था। अदब अदब नहीं रह गया था। अदब, देखिए, अदब को अगर मैं अलग अलग तकसीम में बताना चाहूँ, अदब बराए अदब होता है, अदब बराए ज़िंदगी होता है, अदब बराए तनकीद होता है, अदब बराए तनकीस होता है, अदब बराए इस्लाह होता है। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक का जो अदब था वो अदब बराए ज़िंदगी था। जब ज़िंदगी के मसाइल पर गुफ्तगू होने लग जा रही थी तो अदबी चाशनी, अदब की रूह, ज़ुबान की मरकज़ियत वो रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी, यह ख़त्म होती जा रही थी। फिर क्या हुआ? तरक्की पसंद तहरीक में हमने देखा है आज़ादी के बाद किस तरीके से सियासी रुझान बढ़ गया था। सियासी रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, नारेबाजी और इनकलाबी रंग ज़्यादा हो गया, अदबियत का रंग फीका पड़ गया। तरक्की पसंद अदब में इक्तिसाबी रंग बढ़ गए, इक्तिसाब फैज़ करने का रंग बढ़ गया, बल्कि एक ट्रेंड चल निकला था। अदीब और शायर एक ट्रेंड के तौर पर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होना शुरू हो गए थे। देखिए, तारीख हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट्स याद रखते होंगे, लेकिन उन फैक्ट्स को अगर आप कहानी की सूरत में याद करेंगे, जैसा कि हम अपने लेक्चर में बताने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, फिर आपको बैठकर एक एक सन याद नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आप जो है आसानी के साथ उसको समझ जाएंगे। प्रीवियस बैच के हमारे कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हो, सुन सकते हैं। वो ये कहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये उनके जुमले हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा कि जब हमारे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आते थे तो हमें ये महसूस होता था कि नूरी सर की आवाज़ हमारे कानों में आ रही है, और वो लेक्चर जो हम सुनते थे वो हमें याद आता था, और फिर फौरी तौर पर बगैर किसी तजब्जुब के हम उस सवाल का जवाब लगाते थे। तो कहानी की सूरत में पेश करने का ये फ़ायदा होता है। तारीख़ बहुत ज़रूरी है। किताबी जो पॉइंट्स है उनको बस आप बैठकर रट्टाफिकेशन के ज़रिए से याद मत कीजिए, समझ लीजिए, फिर कैसा ही क्वेश्चन हो आप अपने आप को जवाब देने का अहल पाएंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो ये तरक्की पसंद तहरीक उस सिनेरियो को बताना ज़रूरी था ताकि हल्का अरबाब ज़ौक़ इसके हवाले से सही वाकफियत आपको हो सके। हल्का अरबाब ज़ौक़ पैरेलल में चल रही थी। 1935 से तरक्की पसंद तहरीक शुरू होती है और 1939 में इसका क़याम अमल में आता है। क़याम क्या, ये तो बस ये 9 मजलिसें थी जो मुनक्किद हो रही थी, और बाद में जाकर फिर उसे हल्का अरबाब ज़ौक़ का नाम दिया गया। पहले तो मजलिस दास्तान गोया थी, हल्का अरबाब ज़ौक़ नाम नहीं था उसका, ये तो बाद में नाम रखा। तरक्की पसंद तहरीक के साथ साथ में देखो ये चीज़ें जो है ना, जदीदियत, माबाद जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, फिर अलीगढ़ तहरीक के मुकाबले में आपको नज़र आएंगी इहाम गोई की तहरीक, इहाम गोई की तहरीक के मुकाबले में आपको नज़र आएंगी इस्लाह ज़ुबान की तहरीक, इस्लाह ज़ुबान की तहरीक के बाद आपको नज़र आ जाएंगी
तरक्की पसंद तहरीक के रद में आपको नज़र आ जाएंगी। हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ के फ़ौरन बाद आपको नज़र आएंगी जदीदियत का रुझान, जदीदियत के फ़ौरन बाद आपको नज़र आएगा माँ बाद जदीदियत का रुझान। आप और हम जिस दौर में जी रहे वो माँ बाद जदीदियत का दौर है। कोई तहरीक नहीं है, कोई रुझान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है जदीदियत के बाद। अब जदीदियत क्या है? वो एक नफीस बहस है। कौन सी जदीद शय है, क्या कदीम है, इसको हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इसी के पैरेलल में जब अदब बराए ज़िंदगी बन गया, अफसाना हो, शायरी हो, नावल हो, ड्रामा हो, मकसदियत पर फोकस किया जाने लगा, तो अदब मजरू होना शुरू हो गया। और अदब, वाह, जब आप अदब पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अदब, अगर इजाज़त हो तो मैं एक बुक का एक इक्तिबास निकाल कर आपको बताता हूँ। अदब होता क्या है, अदब की चाशनी होती क्या है, अदब की ज़ुबान क्या होती है। अगर इजाज़त हो तो एक पैरा मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको ये बाद में शेयर भी कर दूंगा या इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। बड़ा प्यारा ड्रामा है, फिरदौसी ने लिखा था, शाहनामा में रज़मिया है, और इसको बाद में आगा अशर काश्मीरी ने उर्दू में तर्जमा करके पेश किया है। पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हसास है और आपने ये ड्रामा पढ़ लिया तो शायद आप एक वक्त का खाना या एक दिन का खाना भी नहीं खा पाएंगे कि किस तरीके से एक बेटे के हाथ से, एक बाप के हाथ से बेटे का कत्ल हो जाता है। और वो जो ज़ुबान व बयान जो इस्तेमाल की गई है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। ये है अदब, ये है चाशनी। देखिए, असल में दोनों बाप बेटे जो है वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ऐसे सिचुएशन में एक जंग का माहौल बपा हो जाता है। और जंग जो होती है ईरान और तुरान के दरमियान होती है। ईरान का जो सिपह सालार था वो रुस्तम था, और जो कि खसरो की तरफ से, बादशाह केकाउस की तरफ से सिपह सालार बनकर आया था। और जो रुस्तम का बेटा सोहराब था वो अफरासियाब की जानिब से लड़ने के लिए आया था। सोहराब की उम्र कुछ 16 साल की थी और रुस्तम तो उस वक्त बूढ़ा हो चुका था। रुस्तम के हवाले से बता दूं कि ऐसा पहलवान जिसके हाथों में, जिसके बाजों में इस कदर ताकत और क़ुव्वत थी कि वो जो है पूरे पूरे घोड़े को अपने हाथ में उठा लिया करता था। इस कदर वो वज़नी था, इस कदर वो हिम्मत वाला था, ताकत वाला था। और दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है। मुलाकात नहीं होने का एक बड़ा वाक़या है वो, खैर मुख्तसर में आपको बता देता हूँ कि रुस्तम जो है ना एक घोड़े पर सवार होकर अक्सर जंग में जाता था। तो दुश्मनों ने क्या किया, घोड़ा चोरी कर लिया। ये सोच कर के रुस्तम का घोड़ा नहीं रहेगा तो शायद वो फतेहयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहादुर बहादुर होता है, चाहे वो सवारी पर हो या फिर पाप्यादा हो। वो अपने घोड़े की तलाश में निकल जाता है, घोड़े को पाता है। जिस इलाके में वो पाता है वहाँ का बादशाह किसी मुसीबत में मुब्तला होता है, रुस्तम जो है उसकी मदद करता है। फिर वहाँ का बादशाह रुस्तम से अपनी बेटी की शादी कर देता है। दोनों हंसते खेलते वहाँ पे ज़िंदगी बसर करने वाले होते हैं कि मुल्क की जानिब से, बादशाह की जानिब से, ईरान की जानिब से रुस्तम को बुलाना आ जाता है कि आप वापस आ जाओ और आपकी ज़रूरत है। और बाद में जब बच्चे की विलादत होती है, रुस्तम की बीवी का नाम था तहमीना, जो कि शहज़ादी थी। शहज़ादी को रुस्तम जो है निकलते वक्त एक तावीज़ देकर जाता है, या कह लीजिए एक मोहर देकर जाता है, या कह लीजिए एक बाजू बंद, आमतौर से जो बाजू बांधते हैं वो देकर जाता है। और कहता है कि जब लड़का पैदा हो जाए तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा ताकि उसकी मैं मेरी तरीके से तरबियत कर सकूँ। लेकिन तहमीना बच्चे की विलादत के बाद ख़त लिख देती है कि लड़की पैदा हुई है और मैं उसे अपने तर्ज के ऊपर परवरिश करना चाहती हूँ। रुस्तम देख लेते लड़की पैदा हुई है और फिर वो जंग में, मुहिमात में मशगूल हो जाता है। और फिर एक वक्त वो आता है कि 16 साल का कड़ियल बेटा बाप के सामने आ जाता है। और तहमीना ने बाप की इतनी शबी बयान की थी कि सोहराब जब जब रुस्तम को देखते ईरान की फ़ौज में, उसका दिल गवाही देता है कि हो ना हो ये मेरा बाप है। वो पूछता है रुस्तम से, बार बार पूछता है कि ए बुज़ुर्ग, मैं आपके कदमों का बोसा देना चाहता हूँ, आपके हाथ का बोसा देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप एक मरतबा कह दो कि आप रुस्तम है। और रुस्तम ये कहता है कि अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो इस तो 16 साल का बच्चा है, वो तो मेरा नाम सुनकर ही काँप जाएगा
और यूं ही शिकस्त खा जाएगा, हार मान जाएगा। मैं अपने बादशाह के लिए आया हूँ, अपना नाम का खौफ लेकर नहीं आया हूँ। जिसमें बहादुरी होंगी वो लड़कर बताएगा, वो जीत कर बताएगा। और जब सोहराब जंग करता है तो रुस्तम तारीफ़ करता है कि काश मेरा ये ऐसा बच्चा होता, ऐसा लड़का होता, तो हम दोनों मिलकर सारी ज़मीन फतेह कर लेते। लेकिन फिर जब सोहराब करीब आता है, पूछता है कि अय बुज़ुर्ग, तुम में मुझे मेरे बाप की झलक नज़र आती है, प्लीज़ आप बता दो कि कहीं आप रुस्तम तो नहीं हो। तो फिर वो जो नक्शा खींचा है ना, देखो आगा अशर काश्मीरी कहते हैं, पूछना नामो निशा इस जंग के अंजाम से। क्या कहते हैं? पूछना नामो निशा इस जंग के अंजाम से, लड़ने आया है यहाँ मुझसे कि मेरे नाम से। रुस्तम नाम नहीं बताते, म्यार देखो, इखलाकी म्यार देखो कि रोब नहीं कायम करना है। लड़ाई हो रही है, लड़ाई के अंदर भी एक म्यार है, एक इखलाक है। और फिर दोनों बरसरे पैकार होते हैं और सोहराब जो है रुस्तम को उठाकर पछाड़ देता है, पहले गुरज से, फिर तलवार से, फिर हाथापाई से। सोहराब हर तरीके से रुस्तम को शिकस्त दे देता है। रुस्तम मट्टी में लेट जाता है। जब कत्ल करने वाला होता है सोहराब, तो रुस्तम कहता है कि हम ईरानियों का ये शेवा है कि 2 मरतबा लड़ाई की जाती है और दूसरी मर्तबा जो हारता है फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि एक मर्तबा तो इत्तेफाकी तौर पर कुछ भी हो सकता है। तो फिर सोहराब जो उसे मौका दे देता है, मारता नहीं है, है ना, इज्जत कर रहा है, एहतराम कर रहा है, मारता नहीं है, छोड़ देता है। और फिर वो रुस्तम जो है ना, वो परवरदिगार आलम की बारगाह में बैठता है और फिर वो मालूज़ार अर्ज़ करता है कि कभी तेरे कहरो गज़ब को हकीर नहीं समझा, अता कर दे वही ताकत जो एक दिन थे मेरे बस में, अता कर दे वही ताकत जो एक दिन थी मेरे बस में, जवानी कल हो फिर जोश मारे मेरी नस नस में, तेरी कुदरत पलट सकती है सारे कारखाने को, फिर एक दिन के लिए तू भेज दे पिछले ज़माने को। तो इस तरीके से दुआया कलमात कहता है। फिर दोनों सुबह में आमने सामने बरसरे पैकार होते हैं और फिर सोहराब फिर वहाँ पर बोलता है कि ऐ शेर दिल बूढ़े, मेरा दिल तेरी मौत देखने के लिए राज़ी नहीं होता। एक गैबी आवाज़ बार बार मुझे इस जंग से रोक रही है। अगर ईरान की गोद बहादुर फर्जंदों से खाली नहीं है तो जा, वापस जा और अपने एवज़ में किसी और ईरानी दिलेर को भेज। मैं तुझे ज़िंदगी और सलामती के लिए लौट जाने की इजाज़त देता हूँ। रुस्तम कहते हैं, कल की इत्तेफाकी फ़तेह पर गुरूर न कर। हर दिन इंसान के लिए नया इनकलाब लेकर आता है। तकदीर का पहिया हमेशा एक ही समत में नहीं घूमता। घड़ी भर में बदलना होगा तुझको पैरहन अपना, घड़ी भर में बदलना होगा तुझको पैरहन अपना, मंगा कर पांस रख ले जंग से पहले कफन अपना। और दोनों फिर बरसरे पैकार होते हैं और फिर जो है रुस्तम जो है सोहराब को उठाता है और पटक देता है और उसके सीने को चीर देता है, उसके दिल के 2 टुकड़े कर देता है। और जब सोहराब अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बर्दाश्त कर रहा होता है दर्द और तकलीफ़ के, तो कहता है कि आह आया खो, तुम्हारे नसीब में बाप का दीदार न था, कहाँ हो प्यारे बाप, कहाँ हो, आओ आओ कि मरने से पहले तुम्हारा सोहराब तुम एक बार देख ले। रुस्तम फिर वहाँ पर टॉन्ट करता है, क्या अपनी जवानी की मौत पर मातम करने के लिए अपने बाप को याद कर रहा है? और अगर तुम्हारा बाप आ भी गया तो आगा अशर काश्मीरी इसी मंजर को अपने अशार में बयान करते हैं। जितने भी अशार है उन्होंने कहीं से मुस्तार नहीं लिए हैं, उन्होंने खुद लिखे हैं ड्रामे में, और 12 ये ड्रामा स्टेज किया गया है। रुस्तम कहते हैं, मरहम कहा जो रख दे दिले पाश पाश पर, मरहम कहा जो रख दे दिले पाश पाश पर। जो दिल रुस्तम ने तुम्हारा 2 टुकड़ों में चाक कर दिया है, अगर बाप आ भी गया तो ऐसा मरहम कहा है जो रख दे दिले पाश पाश पर, आया भी वो तो रोएगा बेटे की लाश पर। फिर सोहराब कहते हैं, आखिरी वक्त में हिचकी लेते हुए कहता है, भाग जा भाग जा, इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में भाग जा। तूने साम और नरिमान के ख़ानदान का चिराग बुझा दिया। साम और नरिमान रुस्तम के आबर अजदाद का नाम है। तूने साम और नरिमान के ख़ानदान का चिराग बुझा दिया। तारीक जंगलों में, पहाड़ों के गारों में, समंदर की तह में तू कहीं भी जाकर छुपे, लेकिन मेरे बाप रुस्तम के इंतकाम से ना बच सकेगा। इतना सुनना था, रुस्तम चौंक उठता है। क्या कहा? तो रुस्तम का बेटा है? सोहराब, हाँ। तेरी माँ का नाम तहमीना? तेरे इस दावे का सबूत उस बाजू पर बंधी हुई मेरे बाप रुस्तम की निशानी, वो निशानी जो रुस्तम जाते वक्त अपनी बीवी तहमीना को देकर गया है, वो निशानी है मेरे बाप रुस्तम की। रुस्तम कहते हैं, झूठ, गलत, तू धोखा दे रहा है, मुझे पागल बनाकर अपने कत्ल का इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन तजब्जुब भी है,
वो कपड़ा फाड़ता है, मोहरा निकालता है, तावीज़ निकालता है, निशानी देखता है और सर पीटने लग जाता है। क्या किया, हाय अफसोस क्या किया, अंधे पागल जल्लाद ये क्या किया। शेर जैसा खुखार, भेड़िए जैसा जालिम, रीछ जैसा मोजी, हैवान भी अपनी औलाद की जान नहीं लेता, लेकिन तू इंसान होकर हैवान से ज़्यादा खूनी और जहन्नम से ज़्यादा बेरहम बन गया। तोड़ डाला अपने ही हाथों से ओ जालिम उसे, तोड़ डाला अपने ही हाथों से ओ जालिम उसे, तेरा नक्शा तेरा ही चेहरा जिस आईने में था। सोहराब, फतेहमंद बूढ़े तू रुस्तम नहीं है, फिर मेरी मौत पर खुश होने के बदले इस तरह क्यों रंज कर रहा है। रुस्तम रोता है, मातम करता है, रंज करता है और कहता है, इस दुनिया में रंज और आंसू, रोने और छाती पीटने के सिवा अब और क्या बाकी रह गया। मैंने तेरी ज़िंदगी तबाह करके अपनी ज़िंदगी का हर ऐश और अपनी दुनिया की हर खुशी तबाह कर दी। मुझसे नफ़रत कर, मुझ पर हज़ारों ज़ुबानों से लानत भेज। और फिर आगा कहते हैं, फुगा हूँ हसरतो मातम हूँ, सर से पाँव तक गम हूँ। फुगा हूँ हसरतो मातम हूँ, सर से पाँव तक गम हूँ। मैं ही बेटे का कातिल हूँ, मैं ही बदबख्त रुस्तम हूँ। पिदर, प्यारे पिदर मर रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन सोहराब अपने बाप की उल्फत कहते, बाप, वालिदी गिरामी, प्यारे वालिदी गिरामी। रुस्तम, हाय मेरे लाल, तूने उल्फत से, नरमी से, मिन्नत से कितनी मर्तबा मेरा नाम पूछा। इस मोहब्बत और आजिज़ी के साथ पूछने पर लोहे के टुकड़े में भी ज़ुबान पैदा हो जाती, पत्थर भी जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन इस दो रोज़ा दुनिया की झूठी शोहरत और इस फ़ानी ज़िंदगी के आनी गुरूर ने मेरे होठों को हिलने की इजाज़त न दी। मेरे बच्चे, मेरी तहमीना की निशानी, किस जगह बेरहम अजल से मैं निहार रखूँ तुझे। किस जगह बेरहम अजल से, अजल मौत का फरिश्ता बेरहम है, वो किसी में इम्तियाज़ नहीं करता, ना अपने में, ना पराये में, ना छोटे में, ना बड़े में, ना मुज़क्कर में, ना मुअन्नस में। किस जगह बेरहम अजल से मैं निहार रखूँ तुझे। मैं छुपाना चाहता हूँ तुझे उस बेरहम अजल से, लेकिन कहाँ रखूँ, आँख में, दिल में, कलेजे में, कहाँ रखूँ तुझे। किस जगह बेरहम अजल से मैं निहार रखूँ तुझे, आँख में, दिल में, कलेजे में, कहाँ रखूँ तुझे। बस नहीं इंसान का चलता फना वो फौज से, क्या करूँ, किस तरह तुझको छीन लूँ मैं मौत से। और फिर वो पूरा किस्सा वहाँ पर वो बयान करता है और फिर कहता है, जब तेरी नाशादमा माँ, जाहिर सी बात है बेटे के इंतकाल पर माँ को मालूम होगा, वो नाशाद होंगी। जब तेरी नाशाद माँ बाल नोचती, आंसू बहाती, छाती पीटती, मातम और फरियाद की तस्वीर बनी हुई सामने आकर खड़ी होंगी और पूछेंगी कि मेरा लाडला सोहराब, मेरा बहादुर बच्चा, मेरा शेर कहाँ है, तो अपना जलील मुंह दोनों हाथों से छुपा लेने के सिवा उसे क्या जवाब दूंगा। किन लफ्ज़ों से उसके टूटे हुए दिल और ज़ख्मी कलेजे को तसल्ली दूंगा। निगाहें किस तरह उठेंगी मुझ किस्मत के हेटे की, दिखाऊंगा मैं किन हाथों से माँ को लाश बेटे की। प्यारे पिदर, मेरी बदनसीब माँ से कहना कि इंसान सबसे लड़ सकता है, किस्मत से नहीं लड़ सकता। रुस्तम कहते, ये क्या किया मेरे बच्चे, आंखें क्यों बंद कर ली, क्यों खफा हो गए। क्या खफा हो गए, क्या जालिम बाप की सूरत देखना नहीं चाहते। ये मौत का गहवारा, ये खून में डूबी हुई ज़मीन, फूलों का बिस्तर, माँ की गोद, बाप की छाती नहीं है, फिर तुम्हें किस तरह नींद आ गई। मेरे बच्चे यूं ना जा मुझको तड़पता छोड़कर, मेरे दिल, मेरे जिगर, मेरी कमर को तोड़कर। हाय क्या किया, हाय क्या क्या आरज़ू थी जिंदगानी में तुझे, मौत आई फूलती फलती जवानी में तुझे। पूरा जो है आपको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, एक मरतबा जो है आप पढ़िएगा। और अदब क्या है, ज़ुबान क्या है, फसाहत क्या है, बलागत क्या है, वो अदब की चाशनी जो कानों में रस घोलती है, जिसके हवाले से दाग ने कहा था, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबा की है। वो फसाहत, वो बलागत, वो सनाए लफ्ज़ी, वो सनाए मानवी, वो लफ्ज़ों का हुस्न, वो लफ्ज़ी तराकीब, वो जुमला बंदी, वो अहवाल व कवायफ की वाबस्तगी, वो ज़ुबान व बयान की शगुफ्तगी रफ्ता रफ्ता मुरझा रही थी। कभी अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए से, कभी तरक्की पसंद तहरीक के ज़रिए से। ऐसे पस मंज़र में फिर एक नई तहरीक का वजूद अमल में आता है और वो कहलाती हल्क़े अरबाब ज़ौक़। ये कुछ मिनट ज़ायद आपके आज की क्लास में जाएंगे, लेकिन मकसद आपको समझाना है, मकसद आपके समझ में आना है कि किस तरीके से, किस तहरीक का क्यों वजूद अमल में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये गुड्डा गुड्डे की कहानी है और होटल पर बैठकर, नुक्कड़ पर बैठकर फैसला कर लिया गया कि एक वो तहरीक चल रही है तो एक हमें भी तहरीक शुरू करनी चाहिए।
है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़माना और वक्त के तकाजे को मलहूज रखकर किसी भी तहरीक का, किसी भी रुझान का, किसी भी दबिस्तान का वजूद अमल में आता है। चाहे आप दबिस्तान दिल्ली देख लो, दबिस्तान लखनऊ देख लो, या फिर तरक्की पसंद तहरीक देख लो, या फिर अलीगढ़ तहरीक देख लो, और इस वक्त आप जो पढ़ रहे हल्का अरबाब ज़ौक़, इससे आप देख लो। ये वक्त का तकाजा था। इस बीज को सही मौसम भी मिला, सही पानी भी मिला, और उसने परवान भी पाया, अफजाइश भी हुई। हल्का अरबाब ज़ौक़, इन्होंने अपने आप को जमा किया, और जमा करने वालों में नाम कौन से, मामूली नाम नहीं है। सैयद नसीर अहमद जामई, इन्होंने 29 अप्रैल 1939 को जमा किया था। किनको जमा किया था? नसीम हिजाजी, जिनके नावल पढ़ के आप बड़े हुए होंगे, और सितारा जो टूट गया, दमिश्क के कैद खाने में, और भी बहुत सारे नावल हैं नसीम हिजाजी के जिन्हें पढ़कर आप बड़े हुए हैं। सैयद नसीम हिजाजी को जमा किया गया, ताबिश सिद्दीकी को जमा किया गया, मोहम्मद फाजिल, इकबाल अहमद, मोहम्मद सईद, अब्दुल गनी, शेर मोहम्मद अख्तर, ये अपने वक्त के बड़े बड़े कलमकार थे। इन सबको जमा किया गया अदबी महफिल के लिए, और वहाँ पर पहली मर्तबा नसीम हिजाजी ने अपना तबाजाद अफसाना पढ़ा था। उस अफसाने का नाम था तलाफ़ी। वो अफसाना पढ़ा, अफसाने पर तबादला ख्याल किया गया। अफसाना अदबी था, क्यों? क्योंकि हल्का अरबाब ज़ौक़ के बानियों का ये मानना था कि अदब मुर्दा हो रहा है, मकसदियत रह गई है, मादियत परस्ती आ गई है। आज के दौर में भी आप देख सकते हैं सिर्फ मादियत परस्ती है। चाहे आप न्यूज़ में देख लीजिए, मुरासलों में देख लीजिए, रिपोर्टाज में देख लीजिए, वो अदबी रमक, वो अदबी चमक, वो अदबी चाशनी आपको नज़र नहीं आती। लेक्चर भी हम देते हैं तो लेक्चर में भी हम सिर्फ मकसदियत की तरफ गौर करते हैं। इसीलिए नूरी एकेडमी के जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो ज़ुबान और बयान के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना मकसद नहीं है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आप रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हैं। रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च करने के बाद आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। आपको पूरी कौम को संवारना है, आपको पूरी कौम की तरबियत करना है। तो तरबियत के लिए ज़ुबान में नरमी चाहिए, शगुफ्तगी चाहिए, मामलात को हैंडल करने का जज्बा चाहिए। तो इस तरीके से कुछ यार दोस्त मिलकर जमा हुए और नाम रखा गया मजलिसे दास्ताने गोया। और फिर ये महफिलें होती रही, तकरीबन 9 महफिल हुई, और रफ्ता रफ्ता जब इसके कदम बनना शुरू हो गए तो फिर डिसाइड किया गया कि अब मजलिस नहीं, ये एक हल्का है। लोग जिससे इल्हाक कर रहे, मुल्हिक होना पसंद कर रहे हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़, ज़ौक़ रखने वाले लोगों का हल्का। और फिर वो रफ्ता रफ्ता लोग जब जमा हुए तो इब्तिदा में उसमें कुछ शायर थे, फिर बाद में अफसाना निगार आ गए, फिर उसमें तनकीद निगार भी आ गए। एक एक करके उनको हम देखेंगे। और फिर कुछ तजावीज़ पास हो गई यकूम अक्टूबर 1939 को। देखिए बहुत बड़ा ज़माना नहीं है, तकरीबन 4 साल का ज़माना है। 1935 में आपको तरक्की पसंद तहरीक नज़र आएंगी, और 1939 में आपको हल्का अरबा। लेकिन 4 सालों में ये जो अदब को देख रहे थे, जो मकसदियत की तरफ, जो मादियत की तरफ गालिब हो रहा था, ऐसे पस मंज़र में हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम अमल में आता है। और कुछ मकासिद थे, तहरीरी शक्ल में नहीं थे, बस बैठे बिठाए ज़ुबानी एतबार से कुछ मकासिद तस्लीम कर लिए गए थे। क्या था मकसद? जाहिर सी बात है, उर्दू ज़ुबान की तरबीज व इशात, नौजवान लिखने वालों की तालीम व तफरीह, उर्दू लिखने वालों के हुकूक़ की ज़मानत, उर्दू अदब व सहाफ़त के नासाजगार माहौल को साफ़ करना, ज़ुबान की तरबीज। जाहिर सी बात है, अदब बराए अदब के कायल थे तो पहला मकसद तो यही होगा, ज़ुबान की तरबीज व इशात। जो नए लिखने वाले हैं उनकी तालीम का इंतज़ाम करना। जैसे हमारे शहर मालेगांव में बहुत सारे ऐसे अदबी इदारे हैं, अंजुमनें हैं, जो हर हफ्ते में 15 दिन पर, महीने भर में नशिस्तें मुनक्किद करते हैं, जिसमें नए कलमकार आकर अपनी कहानियाँ, अपने अफसाने सुनाते हैं, अपना मजमून पढ़कर सुनाते हैं, और जो भी महफिल में मौजूद होते हैं उसके ऊपर तबसरा करते हैं। ये यहाँ के लोगों का तरीका नहीं, ये तरीक़ा हल्का अरबाब ज़ौक़ का, जिसको मालेगांव में फॉलो किया जाता है। अभी जो हमारे प्रीवियस बैच का हिस्सा थे अस्मा ख्वाज, उनके अभी शायरों की शायरी किस तरीके की महफिलें मुनक्किद होती थी। तो ये तरीका आप लोग भी इख्तियार कर सकते हैं कि आप गुज़िश्ता अफसानों को पढ़िए, उसके ऊपर तबसरा कीजिए। तबसरा करने से तनकीदी सलाहियत ये आप में पैदा होंगी, तख्लीकी रुझान ये आप में जन्म लेगा, और इस तरीके से आप रफ्ता रफ्ता फिर जो है एक साजगार माहौल में खुद कलमकार बनने के अहल अपने आप को पाएंगे। तो ये कुछ उसूल थे, कुछ अगराज व मकासिद थे, और भी कुछ उसूल थे। 2 मिनट हम अजान के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी आयशा परवीन, आपने सही कहा। असल कातिल तहमीना है, रुस्तम की जो बीवी थी तहमीना। लेकिन नहीं, आप जब मोहब्बत के जज्बे से देखोगे तो मेरे ख्याल से आपका ये जुमला तब्दील हो जाएगा। देखो, जब रुस्तम घर से निकल रहा था तो रुस्तम ने तहमीना से कहा था कि जब लड़का पैदा हो तो जब वो चलने फिरने के काबिल हो जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। मैं जो है उसकी पाल परवरिश अपने तर्ज पर करूँगा, उसे अपने जैसा मुजाहिद बनाऊंगा, बहादुर बनाऊंगा। अब पहली चीज़ तो एक औरत है ना, जो एक मुल्क की शहज़ादी है, उसके बावजूद भी अकेली है, तन्हा है। उसका शौहर उसे छोड़कर जा चुका है। अब उसके शौहर की आखिरी निशानी उसका बच्चा है, उसका लख्त जिगर है। अब कोई भी माँ और कोई भी बीवी ये कभी नहीं चाहेंगी कि उसका शौहर तो जा चुका है, उसके शौहर की जो आखिरी निशानी है वो लड़का भी उसके हाथ से चला जाए। तो बस बतकाज़े मोहब्बत या माँ की उल्फत कह लीजिए, माँ की ममता कह लीजिए, माँ ने अपने बच्चे को बाप से छुपाने के लिए, अपने आगोश में उसको परवान चढ़ाने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना कि उसने बाप के ख़िलाफ़ उसको बना दिया, बल्कि पूरी अक्कासी की है रुस्तम कैसा है, कैसा नज़र आता है, कैसा बहादुर है, और उसी के तर्ज पर उसने पाल परवरिश भी की थी। ठीक है, वक्तिया तौर पर पढ़ने के बाद एहसास होता है कि एक गलती की सज़ा ने पहले तो बाप को बेटे से दूर किया और फिर बाप के हाथों से बेटे का कत्ल करवा दिया। तो एक चीज़ ये भी आप पढ़ सकते हैं, असल कातिल तहमीना कह सकते हैं। लेकिन कभी तहमीना की जगह पर आप अपने आप को रख कर सोचेंगे तो आपको तहमीना भी दुरुस्त नज़र आएंगे। इसीलिए तो इसे अलमिया का नाम दिया गया, ट्रेजडी का नाम दिया गया है। जी आलिया, अभी तो बस ये इक़्तिबास पढ़ा गया है, अगर आप पूरा पढ़ ले तो जाहिर सी बात है कि शायद वो आपका डिनर आज नहीं हो पाएगा। मैं, अगर आप कहें तो मैं पूरा भेज दूंगा, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट बाद में तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हो जाते हैं कि सर ये क्या भेज दिया, ये निसाब का हिस्सा नहीं है। लेकिन अदब पढ़ना है तो लुत्फ़ आएंगे इंशाल्लाह। आज़मी नाज, मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। शुक्रिया शमा। मिराज आलम मिसबाही साहब, ये आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है रुस्तम व सोराब, आपको रेख्ता पर, गूगल पर ये मिल जाएगा। अर्शी खान, तरक्की पसंद तहरीक 1935 में उसका क़याम अमल में आया है और 1936 में उसकी पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी मुंशी प्रेमचंद की सदारत में। ये जितने लोग 1936 लिख रहे हैं वो थोड़ा सी अपनी इस्लाह कर ले, इसका क़याम जो है 1935 में अमल में आया था। ठीक है, ठीक है, आप सब कह रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला भेज देता हूँ। अज़ाफ़ी तौर पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, और इस तरीके का अदब आपको पढ़ना ही चाहिए ताकि म्यार ज़ुबान व बयान का एहतमाम ये आपके समझ में आ जाए कि मैदान जंग में है, कारज़ार में है, बावजूद इसके जो एहतराम है वो दोनों जगह पर यकसा नज़र आता है। तो जी वसीम मानो, 1935 में उसका क़याम अमल में आया था, 1936 में जो है वो पहली कॉन्फ्रेंस उसकी मुनक्किद हुई थी। चलिए अभी टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला सर आ चुके हैं, मेरे बाद में अब्दुल्ला सर की आईसीटी पर क्लास होनी है, वो भी आपने करना है। मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए या फिर हम इसे रोक देते हैं, अब्दुल्ला सर की क्लास कर लेते हैं। और कल क्लास तो नहीं है संडे को, कल हम इंशाल्लाह ताला ये क्लास भी कर लेते हैं, हल्का अरबाब ज़ौक़ की जदीदियत और माँ बाद जदीदियत की भी कर लेंगे अभी के लिए, चूँकि वक्त भी हो रहा है, पेपर फर्स्ट की क्लास भी करनी है। वैसे तो हम कभी भी टॉपिक ख़त्म होने से पहले जो है क्लास ख़त्म नहीं करते, लेकिन अब्दुल्ला सर चूँकि वो काफ़ी मसरूफ़ है तो हम इसको आज ख़त्म करते हैं। अगर वक्त ने इजाज़त दी तो अब्दुल्ला सर की क्लास के बाद मैं ले लूँगा, अदरवाइज़ कल जो है संडे को भी हम एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करते हैं और कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में हम हल्का अरबाब ज़ौक़ भी पढ़ लें, जदीदियत भी पढ़ लें और माँ बाद जदीदियत भी। तो थोड़ा सी कुछ एक्स्ट्रा टाइम आप निकालिएगा और ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब्दुल्ला सर ने कुछ वक्त इनायत फरमाया है, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम देखते हैं जितना टॉपिक हो जाए हम मुकम्मल कर लेते हैं। सर जो है वो इमाम भी है, तो वो नमाज से फ़ारिग होकर फिर आ जाएंगे, तो
हम जो है फिर टॉपिक को मुकम्मल कर लेते हैं। अगराज़ व मकासिद हम देख लेते हैं। पहले अगराज़ व मकासिद तो ऊपर हम देख चुके हैं, ये बुनियादी थे। कुछ उसूल थे। उसूल क्या थे कि हल्के अरबाब ज़ौक़ का कोई भी मुस्तकिल तौर पर सदर नहीं रहेगा, हमेशा कोई सदर नहीं रहेगा, बल्कि वो तब्दील होता रहेगा। लेकिन सेक्रेटरी जो होगा वो मुस्तकिल होगा, क्योंकि सेक्रेटरी जो है तो किसी भी इदारे के लिए बहुत अहम होता है। रुकन बनने के लिए कोई चंदा या फ़ीस नहीं ली जाएगी। हर साल के लिए एक सेक्रेटरी चुना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मुस्तकिल सेक्रेटरी होगा और हर साल के लिए होंगे, यानी कि जो भी सेक्रेटरी होगा वो भी तसलसल के साथ नहीं रहने वाला, उसकी जो मियाद होंगी वो 1 साल के लिए होंगी, लेकिन 1 साल तक के वो मुस्तकिल रहेगा। जिसको चाहे हल्के का रुकन बनाया जा सकता है। अब ये देखो, सदर कोई नहीं रहेगा, हल्का अरबाब ज़ौक़ का कोई, अब ये मुस्तकिल सेक्रेटरी रहेगा। इसको आप समझ लो, मैं उसे अपने शहर के एग्जांपल देकर बताता हूँ। हमारे जो महफिल होती है ये इसी नहेज पर होती है। हर महीने वो महफिल मुनक्किद होती है और हर महफिल का सदर कोई अलग अलग होता है। किसी डॉक्टर को हम बुला लेते हैं, किसी शायर को बुला लिया जाता है, किसी अफसाना निगार को बुला लिया जाता है। हमारे शहर में कोई बैरून शहर से कोई मुमताज़ शख्सियत आती है तो उसे बतौर सदर के बुला लिया जाता है। तो हर महफिल का सदर अलग अलग होगा, लेकिन एक सेक्रेटरी मुस्तकिल होगा, वो भी 1 साल के लिए। रुकन बनना हो तो किसी से कोई चंदा, कोई फ़ीस वगैरह नहीं लिया जाएगा, किसी को भी रुकन बनाया जा सकता है। हल्के का जलसा हर हफ्ते एक रुकन के मकान पर होंगे। एक जगह भी फिक्स नहीं है कि इसी जगह पर होंगी, इसी के घर पर होंगी, नहीं। जो भी उस हल्के से वाबस्ता शख्स होगा उसके मकान पर होगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि सबको चाय पानी पिला। देखो कितना इखलास था ना, यानी कैसी मोहब्बत थी, उर्दू का कैसा जुनून था, कैसी वाबस्तगी थी। कोई फीस नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई जगह मुख्तस नहीं। बेसरो सामानी के आलम में शुरू किया गया हल्का अरबाब ज़ौक़ को, मजलिस दास्तान गोया को, और जिम्मेदारी क्या दी गई कि भैया हम आएंगे उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू को फ़रोग बख्शने के लिए। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी होगी कि जितने भी लोग जमा हो जाएंगे चाय पानी के इंतज़ाम बस आप कर देना। वो इखलास, तभी तो जाकर इन्हें कामयाबी मिली है। मादियत परस्ती नहीं थी, मुफाद परस्ती नहीं थी, पैसों की चाहत नहीं थी, सबको मिल जाना चाहिए, हर के घर पर मजलिस हो जानी चाहिए, सबका दिल खुश हो जाना चाहिए। और कितनी प्यारी प्यारी चाय पानी खिला, कितना इखलास छलकता है, वो जज्बा छलकता है, तब कहीं जाकर कामयाबी मिलती है। और फिर एक उसूल ये भी था कि हल्के की नशिस्त में पढ़ी जाने वाली तहरीर पर बेलाग तबसरा होगा, जिसके लिए मजमून निगार या शायर को खुश दिली से नाकिदीन के उन एतराज़ात को सुनना होगा। जैसे मैंने अपना अफसाना पढ़ा, अब जितने लोग भी बैठे, अब वो जितने लोग भी तनकीद कर रहे हैं, तो मुझे फ़राख दिली का मुजाहरा करना है, खुश दिली से सुनना है। कोई कमी निकालेगा, कोई नुक्स निकालेगा, कोई खामी निकालेगा, कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी मुझे देना होगा। खुश दिली से सुनना है, उस आते कल्बी का, फ़राख दिली का मुजाहरा करना होगा। जिसने भी कोई चीज़ पढ़ी है तो बेलाग तबसरा किया जाएगा। और यही तो तख्लीकी सलाहियत को उजागर करता है, क्रिएटिविटी आती है, तनकीदी शऊर बेदार होता है। और हल्के की कार्रवाई को मुश्तहिर नहीं किया जाएगा, जो कुछ भी हो रहा है ना। पहले क्या होता था, नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत थी। अभी क्या हो गया, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल। तशहीर की जा रही है अपने मामूलात की। 1 लाख रुपए का चंदा दिया जाता है और तशहीर के ज़रिए से 10 लाख रुपया हासिल किया जाता है। अजीब अजीब चीज़ हो चुकी है, प्रोपेगेंडा हो चुका है ना। कैसे प्यारे लोग थे हल्के से वाबस्ता। मुश्तहिर नहीं किया जाएगा, जो कुछ भी होगा उसे छुपा कर रखा जाएगा। खिदमत की जा रही है उर्दू की। अब अदवार, पहला दौर हल्के का पहला 1900, जाहिर सी बात 1939 के बाद का पहला दौर तश्कीली दौर होगा। जोड़ा जा रहा है, सबको जमाया जा रहा है, सबको वाबस्ता किया जा रहा है, हल्के से जोड़ा जा रहा है, रुफ़्क़ा को इकट्ठा किया जा रहा है, अलग अलग उर्दू अदब की खिदमत अंजाम देने वालों को जमा किया जा रहा है। और इसी दौर में मीरा जी की शमूलियत होती। मीरा जी आपको इससे पहले भी आपको नज़र आते, तहरीक इहाम गोई में आपको नज़र आए थे। तो लोगों को शाहती मौक़ा पर आपको नज़र आए थे। मीरा जी की शमूलियत एक अहम कारनामा हल्का अरबाब ज़ौक़ के हवाले से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा दौर ये भी तश्कीली नौइयत का दौर है और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर मज़ामीन पर तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। कवायद और ज़ाब्ते बनाए गए, हल्के की मजलिस में नए नए तजर्बे पेश किए गए। और जो तीसरा दौर था वो तवालत भरा दौर था। अब हल्का एक मजलिस नहीं थी, बाकायदा एक मुनज़्ज़म और फ़आल तहरीक की सूरत
इख्तियार कर गई थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी नज़रियाती तौर पर इख्तिलाफ आना शुरू हो जाता है। क्या इख्तिलाफ आता है कि ये तहरीक दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक को नाम दिया जाता है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ सियासी, दूसरे को नाम दिया जाता है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ अदबी। एक ऐसा हल्का जो सियासी नज़रियात जिस पर गालिब आ गए थे वो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ सियासी बन गया, और दूसरा हल्क़े अरबाब ज़ौक़ अदबी जो अदबी रमक को लेकर चलना चाहता था, जो पहला मंशूर था, जो पहला दस्तूर था, जो पहले दिन से उसूल था, उसी अदब को लेकर चलना चाहता था। तो दो ग्रुप हो गए, दो गिरोह बन गए। और फिर देखते देखते क्या हुआ, जो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ सियासी था उसने कहा कि मुझे तहरीरी आइन चाहिए। ऊपर जो हमने देखा जो उसूल थे, जो ज़ाब्ते थे, वो कैसे थे, ज़ुबानी थे। लेकिन हल्क़े अरबाब ज़ौक़ अदबी उन उसूलों को फॉलो करता था। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ ने सियासी ने कहा कि हमें एक मुकम्मल दस्तूर चाहिए, और उसके मकासिद को सामने रखा गया, और उसमें मकसद था उर्दू की तरोीज व इशाअत के साथ अदब को इलाक़ाई ज़ुबानों और सकाफ़तों के करीब लाना। उर्दू अदब को जो भी इलाक़ाई ज़ुबान थी उसके करीब करना। इस ज़ाविये ने अदब और तनकीद अदब को ज़िंदगी के तकाज़ों से हम आहंग किया। इस तरीके से दो गिरोह वजूद में आ गए। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के तहत जो तख्लीक़ पाने वाला अदब था वो कैसा था। पहले हमने देखा, पहले शायर थे, फिर अफसाना निगार उससे वाबस्ता होना शुरू हो गए, फिर नक्काद भी उससे जुड़ना शुरू हो गए। पहले पहले क्या होता था, तबसरे होना शुरू हो गए, बेलाग तबसरे हो गए। और फिर क्या हो गया, फ़न पारे के हुस्न क़ुबाह के फ़ैसले को महज ज़ाती तासुर की मीज़ान पर नहीं बल्कि फ़ैसले के लिए जवाज़ मुहैया करना भी ज़रूरी हो गया। मैंने अफसाना पढ़ा, आपको मुझसे खिलश है, आप मुझे पसंद नहीं करते, जब मैं ही पसंद नहीं हो तो मेरा अफसाना आपको पसंद नहीं आएगा, आप उस पर तासुर देंगे, वो तासुर मनफी होगा, वो तासुर नुक्स पर मबनी होगा, वो तासुर खामियों पर मबनी होगा। तो सिर्फ खामी बताना ज़रूरी नहीं है, खामी के साथ आपको दलील पेश करना होगी, ये खामी है और ये खामी के पीछे ये दलील है। तनकीद के लिए ये उसूल बनाया गया हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में। जब तनकीद निगारी पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। वहाँ पर तमाम तनकीद के उसूल, ज़ाब्तों, पैराए को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हल्के की तासीस अमल में आई तो तरक्की पसंद तहरीक ने मकसदियत और इफादियत को इतनी अहमियत दे दी कि फ़न पारी की तनकीद में सबसे पहले वो म्यार आजमाया जाता। जो भी लिखा जा रहा है, अफसाना हो, नाविल हो, कोई मजमून हो, उसमें सबसे पहले तलाश किया जाता था कि वो मकसद पर उतरता है कि नहीं उतरता। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ ने तनकीद के फ़नी और जमालियाती जायज़ों पर काम किया है। जमाल, फ़नी उसूल, उसलूब। एक राइटर जब लिखता है ना तो मकसदियत के साथ साथ ज़मान और मक्का सब कुछ आ जाता है। साहिल लुधियानवी के जो बागियाना तेवर है, जो इनकलाबी शायरी है, वो यूं ही नहीं आई है। उसकी माँ बाप की 11वीं या 12वीं बीवी थी, और बीवी क्या, बीवी का दर्जा भी नहीं मिला था। सारी जिंदगी बोलती रही, बीवी का दर्जा मांगती रही, नहीं मिला। बाप के जरिए से मारा जाता, पीटा जाता, अपनी माँ को जलील होता हुआ वो बच्चा जब देखता तो वो गर्द, वो गुबार, वो गुस्सा, वो बचपन का सब कुछ कर्ब बर्दाश्त करना, वो कलम के जरिए से साहिर के जाहिर होता है जवानी में। बचपन में तो बाप का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन वो जोश, वो जज्बा, वो लावा जो अंदर ही अंदर बंद रहा था वो फटकर बाहर आता है शाहिर की शायरी के जरिए से। जंग तो फिर जंग है, जंग क्या मसले का हल देगी। जब जंग होना शुरू हो गई, जंग के जरिए से मसले का हल तलाश किया जाने लगा, तो शाहिर ने आवाज उठाई कि जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या मसले का हल देगी। इस तरीके की बहुत सारी आप शाहिर की शायरी को पढ़ सकते हैं। दाग दहलवी, चांदनी चौक में परवान चढ़ने वाला एक बच्चा जब किले मोहल्ला में जाता है तो वो पस मंजर, बैकग्राउंड सब कुछ देखना होता है। उर्दू अदब में दो लोग काफ़ी मशहूर हुए, एक तो वो जो इस तरीके के बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं, जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, है ना, जो अपने बचपन में समंदरों की मौजों से लड़ चुके हैं। अब ज़माने की हल्की फुल्की बौछारें उनके वजूद को मुतासिर नहीं करती, वो चलकर बड़े बड़े फ़िक्र फ़न के शायर बनते हैं।
और कुछ वो है जिनका हसब नसब काफ़ी आला है। अल्ताफ़ हुसैन हाली को देख लो, आले मसरूर को देख लो, शमशुर रहमान फारूकी को देख लो, अल्लामा फजल खैराबादी को देख लो, जानिसार अख्तर को देख लो, मुस्तर खैराबादी को देख लो, रियाज खैराबादी को देख लो। तो पस मंज़र और पेश मंज़र जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब कहीं जाकर हम उस कारी के जहन तक पहुँच पाएंगे। मिर्ज़ा गालिब एक जगह कहते हैं कि मैंने फ़ारसी मुल्ला अब्दुल समद से सीखी, दूसरी जगह कहते हैं कि मेरा फ़ारसी का कोई उस्ताद नहीं, मैंने तो ज़माने की इल्ज़ामों से बचने के लिए वाक़या बयान किया है। जब हम नफ्सियाती तनकीद पढ़ेंगे ना, शायर वो लिखता है जो आपको पढ़वाना चाहता है। शायर कभी आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप शायर के दिल में झांक कर देखो कि असल में है क्या। गालिब कभी आपको इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि उनके जहन में आप झांक कर देखो कि चल क्या रहा है, फाका हो रहा है, आम पसंद है लेकिन आम खा नहीं पा रहे, पैसे मौजूद नहीं है। लेकिन वो शायरी में कहते कि बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बच्चों के खेलने की चीज़ है। गालिब बच्चों की खेलने की चीज़ को पसंद नहीं करता, वो बड़ा हो चुका है। यही बात तो है, वो अनानियत के कारी को कोई भी राइटर उसकी ज़िंदगी में झांकने की इजाज़त नहीं देता। और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ ने फ़नी और जमालियाती उसूलों पर बात की है। जो जमाल लफ्ज़ है, बस वो लफ्ज़ हसीन होना चाहिए, उसका असर इंसान की ज़िंदगी पर क्या पड़ रहा है उससे कोई सरोकार नहीं, वो जुमला हसीन होना चाहिए। यही वजह है तो कि अलग अलग दबिस्तान बने। तासुराती तनकीद का अलग मतमई नज़र है, जमालियाती तनकीद का अलग मतमई नज़र है। जमाल, खूबी, हुस्न क्या है बांट नहीं सकते आप। अभी उस पर बात होंगी तो काफ़ी तवील हो जाएंगी, उसे हम यूनिट 7 के लिए बचा कर रखते हैं। तो तनकीद, तरक्की पसंद तहरीक की तनकीद अलग थी, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की तनकीद अलग है। मीरा जी, उनकी खिदमत हम देख लेते हैं। मीरा जी ने एक नए तनकीदी रवैये को परवान चढ़ाए है। तरक्की पसंद तनकीद अदब पारे का रिश्ता समाज से इस्तवार करने की कोशिश करती है, और मीरा जी ने हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के ज़रिए से हाल और मुस्तकबिल के रिश्तों की तलाश माजी की ज़मीन से करने की कोशिश की है। हमारा मुस्तकबिल सवरेगा माजी की तरफ, लौट पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम, तो लौटना होगा हमें पीछे। आप देखो, हम चाहे जितने भी तरक्की याफ्ता हो जाए, हम माजी को भुला नहीं सकते। पहले हम अंगूठा लगाते थे, बाद में सिग्नेचर करना शुरू किए। सिग्नेचर में जब खराबियाँ आना शुरू हो गई, फिर हम थंब इम्प्रेशन पर आ गए, फिर अंगूठे की तरफ आ गए। पहले जब हम खाना बनाते थे तो चूल्हे पर बनाने की कोशिश करते थे, सेगड़ी वगैरह पे बनाने की कोशिश करते थे, कोयले पर बनाते थे। फिर ये हुआ कि कोयले के ऐशेश वगैरह खाने में आ जाते हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, अब हमें रॉकेल में इस्तेमाल करना है, अब हमें गैस सिलेंडर लाना है ना। लेकिन वो टेस्ट, वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो बिरयानी हम बनाएंगे गैस सिलेंडर पर, ओवन में बनाएंगे, लेकिन ऊपर से एक चारकोल रख देते हैं ताकि वो कोयले का टेस्ट आ जाए। पहले उस टेस्ट से बचने के लिए हम दूसरी सामग्री की तरफ बढ़े। जब अब ओवन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए, तो उस टेस्ट को लाने के लिए चारकोल को उठाकर, कोयले को उठाकर डाला जाता है। लौट पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम, तो कितने भी आगे चले जाए। यही अदब में किया मीरा जी ने कि हाल के शामियाने में मुस्तकबिल को संवारने के लिए माजी के झरोकों से इस्तेफादा किया है, और इस तरीके से मीरा जी ने अपनी खिदमत अंजाम दी है। उनकी कोई बाज़ाब्ता तनकीद की किताब नहीं है, लेकिन तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, मशरिक़ व मगरिब के नगमे। पढ़िएगा, सिर्फ उतना मत पढ़िए जितना कि निसाब की नीड है। अदब पढ़िए, माहिर बनिए, मशाक बनिए, अहद के नब्बास बनिए, तब कहीं जाकर लुत्फ़ आएगा पढ़ने में और आगे सर्विस करने में। उनकी किताब इस नज़्म में ये जदीद शायरी के हवाले से काफ़ी अहम है। उसके बाद मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, ये एक अहम अदीब है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के। हल्के की मगरबी फ़िक्र का ज़ाविया मीरा जी के ज़रिए से परवान चढ़ा, वो मगरबी फ़िक्र थे तनकीद में, और मशरिकी ज़ाविया जो है सलाहुद्दीन अहमद के ज़रिए से। मशरिक़ क्या है, मगरिब क्या है, उसको हम यूनिट 7 में देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपकी तनकीद के तमाम अंदाज़ मशरिकी थे। आपने लफ्ज़ और ख़याल के हुस्न को तक़वियत दी, और आपने अपने रिसाले अदबी दुनिया के ज़रिए हल्के को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आप सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहे,
जो पढ़ा जा रहा है वो अदबी दुनिया में शाये भी होता था। और इस तरीके से मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने खिदमात अंजाम देते हुए इस तहरीक का जो अदब बराए अदब का नज़रिया था उसको फ़रोग़ देने की कोशिश की, और उन्होंने इकबाल आज़ाद और उर्दू नावल को अपनी फ़िक्र का मौजू बनाया और काफ़ी कुछ काम इस पर किया है। उसके बाद वहीद कुरैशी की खिदमत। वहीद कुरैशी, इनकी तनकीद का ज़ाविया अलग था, नफ्सियाती और तज्ज़ियाती मुताले को फ़रोग़ देते थे। अब जब नफ्सियात पर बात होंगी तो सिगमंड फ्राइड की बात होंगी, तहलील नफ्सी की बात होंगी, शऊर, लाशऊर, तहत शऊर की बात होंगी। अभी के लिए आप उसे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि तहलील नफ्सी है, सिगमंड फ्राइड का नफ्सियाती नज़रिया है, इसको हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे। ये जो बिखरे हुए 10 मोती है, जैसे जैसे हमारा निसाब आगे बढ़ेगा सब के सब एक दूसरे में आपको पेवस्त होते हुए नज़र आएंगे। नफ्सियाती तनकीद में आपने जो कारनामा अंजाम दिया है, शिबली की हयात मुआशका है ना, फ्राइडियन नफ्सियात की रोशनी में एक अहम कदम माना जाता है। इसके अलावा उनकी किताब है मुताला हाली। हाली की तनकीद निगारी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा काम इसमें पेश किया है। उसके बाद बारी आती है रियाज अहमद की। ये भी हल्के के नाक़िदीन में इनका शुमार होता है और इन्होंने साइंसी तनकीद को फ़रोग़ दिया है हल्के में। देखिए अब अलग अलग राइटर नज़र आ रहे हैं, कोई मगरबी पैरोकार है, कोई मशरक़ी दबिस्तान से वाबस्ता है, कोई नफ्सियाती तहलील पर, कोई जमालियाती तनकीद पर, कोई साइंसी तनकीद के ऊपर अमल करता हुआ हल्के से वाबस्ता नाक़िदीन आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर आफ्ताब अहमद है। डॉक्टर आफ्ताब अहमद जो है ये मिराजी वगैरह की संगत में रहते थे और गालिब की शायरी से उसके दाखिली रुझानात दरियाफ़्त करने में अहम काम ये अंजाम देते थे। उनका मकाला है गालिब की इश्किया शायरी। एक अभी रिसर्च का मौजू सुनने में आया था, गालिब की शायरी में कुरानी तलमीहात है ना, गालिब को उमूमन इस अंदाज से तहकीक नहीं की गई है, तो गालिब की शायरी में कुरानी तलमीहात, उस पर भी काम हो चुका है और शायद किताब मार्केट में आ गई। अगर आपको मैसर आए तो एक अदद मेरे लिए भी लीजिएगा। पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है ऐसी तहकीक जो एक नए रुझान को पैदा करती है। तो डॉक्टर आफ्ताब ने क्या किया, गालिब की शख्सियत की अना, खुद पसंदी, एहसास बरतरी जैसे नफ्सियाती मसाइल का जायज़ा लिया है और इसी के साथ गालिब की इनफरादी शेरी रवैये की तश्कील में उसकी शख्सियत के बुनियादी पहलू को महरिक बताया। जाहिर सी बात है, अभी मैंने यही बात ऊपर की है कि ज़िंदगी जो है मुहर्रिक होती है उनके कलम के लिए, चाहे उनका नफ्सियाती अमल कह लीजिए, उनकी खुद पसंदी कह लीजिए, उनकी अनानियत कह लीजिए। ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट को घास नहीं डालते। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं अरे स्टूडेंट्स ने उनके साथ इतना कुछ कर लिया होता है, वो इतने खटास वाले तजर्बे से गुजर चुके होते, तल्ख तजर्बात से गुजर चुके होते हैं कि अब उन्हें स्टूडेंट्स पर रहम नहीं आता है। मेरे ख़ुद के तजर्बात मैं आपको 3-4 कोर्सेज़ के इनॉग्रल सेशन में बता चुका हूँ कि हमारे पास से पढ़ते हैं, यानी हर किस्म की रियायत वो हासिल करते, लेकिन जैसे ही पास आउट होते हैं ना फिर वो हमारा फ़ोन उठाते हैं, ना फिर वो मुबारकबादी के बैनर में अपना नाम देना चाहते हैं, ना फ़ोटो देना चाहते हैं। आपके साथ भी इस तरह का मामला होगा, आपके ग्रुप में भी, यानी ऐसा नहीं कि आपका ग्रुप जो है उसमें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। ये तल्ख तजर्बात ये हमेशा से हमारे साथ होते आ रहे हैं। बाद में अभी लगता है कि टीचर ने हमको पढ़ाना चाहिए, लेकिन बाद में फिर पास होने के बाद स्टूडेंट को ये लगता है कि हमने सेल्फ स्टडी की है। यकीनन पूरा क्रेडिट तो हम अपनी हर वीडियो में स्टूडेंट ही को देते हैं। तो बताने का लब लुबाब ये कि इंसान के जो कुछ भी मामलात होते हैं वो उसकी ज़िंदगी से वाबस्ता होते हैं, ज़िंदगी जो है उसकी मुहर्रिक होती है। फिर डॉक्टर वज़ीर आगा आपको इंशाइये में देखने को मिलेंगे। इंशाइये के हवाले से जो कुछ भी खद्दो खाल है डॉक्टर वज़ीर आगा की जो किताब है उनके ज़रिए से मिलते हैं। और डॉक्टर वज़ीर आगा ये किसी दबिस्तान से वाबस्ता नहीं थे, इन्होंने अपने आप में तनकीद की एक नई बिना डाली थी और उन्होंने उर्दू शायरी का मिजाज इस किताब में गज़ल, नज़्म और गीत के मिजाज को दरियाफ्त किया है और अलग अलग चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर बयान किया है। हल्का अरबाब ज़ौक़ की शायरी के मिजाज को देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहला नाम मीरा जी का नज़र आएगा। तश्कीली दौर से ही ये वाबस्ता हो चुके थे। उन्होंने पाबंद नज़्म की मकबूलियत के दौर में आज़ाद और मुअर्रा नज़्म क्या है, यूनिट 4 में मेरा एक लेक्चर आ चुका है इस हवाले से, उसे आप देख लीजिए। मैंने वहाँ पर तफसील के साथ पाबंद नज़्म क्या होती है, आज़ाद नज़्म क्या होती है, मुअर्रा नज़्म क्या होती है, वो सब वहाँ पर बताया है। तो एक नए तरीके से मीरा जी ने हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता शायरी का
आगाज़ किया है। उनकी किताब का नाम है मशरिक़ व मगरिब के नगमे। फिर एक और अहम नाम है एक शायर का, उनका नाम है मुख्तार सिद्दीकी। उन्होंने भी एहसास जमाल लफ्ज़ों की बजाय सुरों से मुरत्तब होने को ज़रूरी करार दी है। आपने शेर की ज़ुबान में फ़ितरत का नगमा सुनने और फिर उसे लफ्ज़ों में मुजस्सम करने की कोशिश की है। मनाज़िर फ़ितरत को इन्होंने जगह देने की कोशिश की है। उसके बाद हल्के की कामयाबी क्या क्या हुई है? हल्के की कामयाबी ये हुई है कि हल्के अरबाब ज़ौक़ की तहरीक को शोरा ने ताज़गी और तवानाई अता की, शायरों के ज़रिए से तवाना हो गए। इस तहरीक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसने नए लिखने वालों को शिद्दत से मुतासिर किया, और अब जो तजुर्बात लिखने वाले कर रहे हैं उसकी तख्लीकी असास हल्के अरबाब ज़ौक़ की तहरीक पर ही इस्तवार है। इस तहरीक की ज़िंदगी के खारिज से मवाद हासिल किया, जो कुछ ज़िंदगी का खारजी हिस्सा है वहाँ से इसने मवाद हासिल किया, फ़न पारे में तख्लीक किया, और उसके ज़रिए से शायरी कह लीजिए, अफसाना कह लीजिए, तनकीद कह लीजिए, नावल कह लीजिए, वो मंजर आम पर आता है। बानियों में अहम नाम है शेर मोहम्मद अख्तर, नसीम हिजाज़ी, रफ़ी पीरज़ादा वगैरह का, ये सब उसके बानियों में शुमार होते हैं। अफसाना निगारों की अगर बात की जाए तो इंतज़ार हुसैन हल्का अरबाब ज़ौक़ का एक अहम नाम नज़र आता है, जिन्होंने तजरीदियत और अलामत निगारी के तजर्बे किए। तजरीदियत अलामती तमसील के पैराए में जानवरों के ज़रिए से इंसानी खसलतों को उजागर जो किया जाता है। फिर उसमें आप देख सकते हैं कंकरी से शेर अफसोस तक, इंतज़ार मैंने किया, हसीन फ़न के मुतअद्दिद मराहिल तय की है। इस तरीके से हल्का अरबाब ज़ौक़ आज यहाँ पर हमने मुकम्मल किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेशन का इख्तिताम करेंगे। जी, ये ग्रेजुएशन के सिलेबस में था, बहुत अच्छा माशाल्लाह। यकीनन आप लोगों ने फिर ये ड्रामा पढ़ा होगा। जी, आगा अशर काश्मीरी ही ने पूरे ड्रामे लिखे। यही समझाना तो मकसद था आप लोगों को कि तरक्की पसंद तहरीक जो है ना वो मकसदियत की तरफ जा रही थी, तो असल मकसद फौत हो रहा था, है ना। अब ये इस तरह जो अदब बराए अदब है हल्के अरबाब ज़ौक़ ने परवान चढ़ाया। महरोज़ जावेद अहमद, प्लीज़ आप तरक्की पसंद तहरीक पर जो मेरा लेक्चर आया है उसे एक मरतबा देख लीजिएगा। आगाज़ से इख्तिताम तक तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, किसने सदारत की और किस सन में हुई, मैंने बहुत तफसील से उसमें पेश किया है। एक मरतबा प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। जी एम.एस. अख्तर, मैं कल इंशाल्लाह ताला लेक्चर अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, और ये यूनिट ना बहुत तवील होती जा रही है। कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरी कर लें। आज़मीन आज नहीं, अब मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बोल जाओ तो याद दिला दीजिएगा। भुलक्कड़ तो हो, और भुलक्कड़ का मतलब ये नहीं कि ज़हनी तौर पर निसियान का शिकार हूँ। काम इतने होते हैं जो हाथ में आ जाए हो जाता है। फ़ातिमा, इस कोर्स में तो बहुत तवील हो जाएगा ये सब भेजना। हमने इसके लिए ई बुक कोर्स एक बनाया हुआ है, आप चाहे तो एक मरतबा उससे देख लीजिए, है ना, जिसमें यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 10 तक के तमाम निसाबी किताबों को हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ई बुक के नाम से है। शुक्रिया मर्जिना बेगम, जज़ाकल्लाह हौसला अफजाई के लिए। आयत खान, अभी आज हमने टेस्ट को और रीशेड्यूल किया है। नायदा, आज यूनिट 3 की क्लास होंगी? नहीं है, आज वफ़ा सर की क्लास नहीं होती, आज सिर्फ मेरी क्लास होती है। फैज़ तबस्सुम, वो रियल एग्ज़ाम है, वो एक ही अटैम्प्ट होगा, आप उसे दीजिए एक मरतबा, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा हम और उसको शेड्यूल करेंगे। जी जी, आज एक ही क्लास है। विनय केसरी, आप मोबाइल में जाइए, चैट सेक्शन है, चैट में नूरी एकेडमी नाम आपको नज़र आएगा, वहाँ पर आप कोई भी मैसेज करेंगे तो वो मैसेज मुझ तक पहुँच जाएगा। सैयद तस्कीन, मैं समझा नहीं। अदब भी और चाय भी।
जी शुक्रिया मिसबाही साहब। मुश्तहिर करना, तशहीर करना, उसकी इश्तिहार करना या उसे शाये करना, प्रोपेगेंडा करना कह लीजिए। हुस्न क़ुबाह मतलब यानी उसकी जो खूबी और जो खामी है। शुक्रिया समरीन। जी रेशमा, क्लास में का टाइम तो वही है 7:30 से 8:30, लेकिन टॉपिक तवील था इसलिए वो अब तक चल गया। शुक्रिया अनवरी, जज़ाकल्लाह। आफरीन नोट्स प्रेस पे जा चुके हैं, बहुत मुमकिन हुआ तो बुध जुमेरात जुमा तक के वो ऑफिस पे आ जाएंगे। उसके बाद पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसकी प्राइस भी इंशाल्लाह ताला हम लोग कम करेंगे, तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट बहुत जल्द दी जाएंगी। बहुत बेहतर क्षमा कर सकते हैं आप। जी आयशा परवीन, वेस्ट बंगाल सेट और नेट वगैरह का सिलेबस सेम होता है, फिर भी एक मरतबा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। मोहम्मद एहतशाम, कल वफ़ा सर ने कुनूतियत और यासियत के हवाले से तफसील से बात की है, एक मरतबा वो लेक्चर सुन लीजिए। हिना कोई बात नहीं, असल में आप उर्दू अदब पढ़ रहे हो तो आपकी ज़ुबान भी अदबी होना चाहिए। अदब के बगैर जो है वो इल्म का हुसूल मुश्किल हो जाता है। खान शेख, पेपर फर्स्ट का टेस्ट आज भी है कल भी है, वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो अभी अटेंड कर ले या कल अटेंड करें। जी शाजिया अम्बरीन, अब्दुल्ला सर की क्लास बस अब होने जा रही है। विनय केसरी, एक मरतबा हम चाह रहे हैं कि हमारे हाथ में पहले किताब आ जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम उसकी पोस्टिंग का सिलसिला शुरू करेंगे। सिद्दीकी, मैं एक मरतबा देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। तबस्सुम सौदागर, इंशाल्लाह इससे बेहतर आप लोग टीचिंग करेंगे, बस मुताला कसीर कीजिए। आमीन आमीन, शुक्रिया जज़ाक। जी सेकेंड ईयर में आप दे सकते, ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, सवालात का सिलसिला भी यहाँ रोकते हैं और अब्दुल्ला सर की क्लास अटेंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।